नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल में जो भी वीडियो आते हैं वो शिक्षा से संबंधित आते हैं। इसीलिए आज का हमारा विशेष टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। तो आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी कर दी गई है, उसके हस्ताक्षर भी हो गए हैं और लागू होने वाली है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि आने वाली सभी गवर्नमेंट भर्तियों में इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम से ले लो चाहे वो स्टेट एग्जाम से ले लो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम आज का टॉपिक लेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मित्रों मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो लाइन कही गई है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है या शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जो जितना दूध पिएगा शिक्षा से संबंधित वह उतना ही दहाड़ेगा, यानी जितना शिक्षा लेगा वह एग्ज़ाम उतना जल्दी फाइट कर पाएगा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की किसकी अध्यक्षता में हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिल चुकी है। तो कब मिली है इसकी मंजूरी? 29 जुलाई को मंजूरी मिल चुकी है। और किसकी अध्यक्षता में? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। कौन है नरेंद्र मोदी जी? ये प्रधानमंत्री है भारत के, और इनकी अध्यक्षता में 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिल चुकी है मित्रों। नेक्स्ट, यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। इससे पहले जो शिक्षा नीति थी मेकाले के द्वारा वो 1986 में लागू की गई थी, और कुछ हमारे भारतीय लोग भी थे, उनके भी नियम कायदे थे 1986 में। लेकिन अब 1986 की जगह हम पढ़ेंगे 2020। ठीक है, 2020 से पढ़ने से पहले, उसकी विशेषता पढ़ने से पहले कुछ हमें इस शिक्षा नीति के बारे में जान लेते हैं। और यह शिक्षा नीति किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है, किसने तैयार किया था, तो उसके बारे में भी हम जान लेंगे कि यह जो शिक्षा नीति थी यह 2019 से ही तैयारी चल रही थी। 2019 से पहले भी ये तैयारी चल रही थी, लेकिन 2019 में क्या है, 2019 के अंदर क्या हुआ था? मई 2019 की बात है मित्रों। मई 2019 में क्या हुआ था? इसरो के पूर्व चीफ थे कौन? के कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में एक पैनल तैयार किया गया और मसौदा तैयार किया गया। तो इनकी अध्यक्षता में यह जो नियम बनाए गए हैं वो तैयार किए गए हैं। ठीक है, के कस्तूरी रंगन। इन्होंने क्या किया था, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उनको एक लेटर लिखा था मई 2019 में। उन्होंने लिखा था कि भावी युवाओं के लिए हमने एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार की है जो सभी वर्ग को लेके साथ चलेगी। साथ में इनकी गुणवत्ता को निखारा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनको रोजगार के लिए, इनके व्यावहारिक शिक्षा के लिए इनमें शिक्षा दी जाएगी। ऐसा करके इन्होंने एक लेटर लिखा था। किसको? पूर्व जो हमारे थे ना प्रकाश जावड़ेकर जी, इनको लेटर लिखा था। ठीक है, उसके बाद आज जो है हमारे शिक्षा मंत्रालय के अंदर जो है, मंत्रालय के अंदर जो व्यक्ति है रमेश पोखरियाल, ये हमारे वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अध्यक्ष है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो यह शिक्षा मंत्रालय क्या है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पे लिया जाएगा। अब से ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का MHRD जो मंत्रालय है इसका नाम है शिक्षा मंत्रालय लिया जाएगा या रखा गया है। यह जो शिक्षा मंत्रालय ये पहले भी था, लेकिन क्या हुआ था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जो 1984-85 के अंदर, उस वक्त शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और आज क्या है, आज इसका नाम जो 2020 की शिक्षा नीति आई है इसमें शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया है।
उसके बाद देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक होगा, यानी देश में उच्च शिक्षा के लिए अब जो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर जो थे ना, ये जैसे यूजीसी अलग पाठ्यक्रम जारी करती है और एसआईसीआई अलग पाठ्यक्रम जारी करती है। इन दोनों को काट के, इन दोनों को मिला के एक ही शिक्षा नीति, मतलब एक ही संस्था होगी उच्च शिक्षा के लिए, उच्च स्तर शिक्षा आयोग। तो उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा देश में उच्च शिक्षा के लिए। अब एक ही नियम कायदे होंगे सभी के लिए, ठीक है, रेगुलेटर होंगे सारों के लिए। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा और साथ ही प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से जो फीस वसूलते उन पे रोकने की रोकने के जो नियम कायदे हैं वो भी इस शिक्षा नीति में लागू किए जाएंगे। तो जो मनमाने तरीके से प्राइवेट स्कूलें जो फीस वसूलती है, इनको रोकने के लिए भी इस नियम में क्या है, सिफारिशें की गई है। तो ये है मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब इनकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो विशेषताएं उनके बारे में हमें पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से महत्वपूर्ण विशेषता, इनमें जो प्रावधान किए गए हैं 2020 में उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो मित्रों, जो शिक्षा नीति जारी की है 2020, यह कुल पृष्ठ है, इसमें 650 पृष्ठ इसमें लिए गए हैं। उन 650 पृष्ठों में से क्या है, हमने जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट भर्तियों के लिए वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो यह जो शिक्षा नीति जारी की है ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, जो अभिभावक है, जो मतलब बूढ़े बुजुर्ग है उनके लिए भी है, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी है, सबके लिए ये शिक्षा नीति लागू है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो मैं जो बना रही हूँ ये सबके लिए इक्वल वीडियो बनाया जा रहा है, तो विशेष ध्यान रखना है, और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो गवर्नमेंट भर्तियों की तैयारी करते हैं, जो भावी टीचर बनने के लिए तैयार रहेंगे या कुछ और अदर सेक्टर में जाएंगे। तो मित्रों, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो महत्वपूर्ण जो पहली विशेषता है वह मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। मातृभाषा को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा कि 5वीं कक्षा तक जो बच्चे होते हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान रखा गया है अब की शिक्षा नीति में 2020 वाले में, ठीक है। तो 5वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ेंगे वो मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाए। अब से पहले क्या था, संस्कृत 10th तक के बच्चों को लगती थी, 11th 12th में संस्कृत वाला जो सिस्टम था वो नहीं था। उसके बाद बीए के अंदर भी बच्चे काफ़ी परेशान होते थे इसमें, एमए वगैरह के लिए। तो अब क्या है, एक विकल्प के रूप में संस्कृत भाषा को लिया जाएगा, ठीक है, संस्कृत भाषा को। साथ ही नेक्स्ट है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है भारतीय संकेत भाषा। संकेत भाषा कौन सी है, जो साइन लैंग्वेज, यानी जो देश भर में जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, सांकेतिक भाषा को मानकीकृत किया जाएगा, ठीक है। जो गूंगे बहरे जो बच्चे होते हैं, सॉरी ये शब्द मैं यूज ले रही हूँ, गलत है लेना, लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि कौन से होते हैं, तो बच्चों ये मूक बधिर बच्चों के लिए ये जो सांकेतिक भाषा होती है उनको देश भर के लिए मानकीकृत किया जाएगा, यानी देश भर में ये लागू किया जाएगा। और साथ ही क्या होगा, विद्यार्थियों का इसके लिए उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, ठीक है। तो इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा। उसके बाद में पाली, फारसी और प्राकृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान की स्थापना की जाएगी। देखो विद्यार्थियों, पहले क्या होता था, पाली, फारसी और प्राकृत भाषा क्या था, किताबों में हम पढ़ते थे कि पहले काल में पाली भाषा थी, उसके बाद फारसी भाषा, फिर हमने प्राकृत भाषा, ऐसे करके हमने जो महात्मा बुद्ध है इनके जो लेख थे, जो स्तंभ थे, या फिर जो अशोक की जो लिपियाँ मिली थी वो ब्राह्मी या फिर खरोष्टी लिपियाँ मिली थी, वो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, उनके बारे में विस्तार से हमें नहीं पता है कि क्या भाषाएं हैं। इनके लिए अब विशेष संस्थाएं बनाई जाएगी इन भाषाओं को समझने के लिए, इनको जानने के लिए।
उसके बाद में 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात। नेक्स्ट क्या है, 2030 तक टारगेट रखा गया है कि स्कूली जो शिक्षा होती है, अब स्कूली शिक्षा कौन सी मानी जाएगी, पूर्व प्राथमिक से लेके जो 12th तक बच्चे होते हैं ना, स्कूली शिक्षा इनको मानेंगे, ठीक है, पूर्व प्राथमिक से लेकर 12th तक की। इसमें 100% नामांकन दर्शाया जाएगा, यानी 100% तक बच्चे सफल शिक्षा ले सकें। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात। अब देखो सकल नामांकन अनुपात नाम आया है, तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आप धीरे धीरे पढ़ो। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रोस इनरोलमेंट रेटियो कहेंगे। क्या, ग्रोस इंट्रोलमेंट रेडियो। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है बच्चों, क्यों मैं हिंदी से टीचर हूँ, तो फिर भी आप समझ लेना। GER इसको कहेंगे, ग्रोस इनरोलमेंट रेटियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है मित्रों। सकल नामांकन अनुपात जो नाम आया है, ये क्या है कि प्रदेश अथवा देश में स्कूली जो उम्र के जो बच्चे होते हैं, उन कुल बच्चों को, यानी सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों का अनुपात होगा। यानी प्रदेश या देश में स्कूली उम्र के जो बच्चे हैं, उनके कुल बच्चों और स्कूल में जो प्रवेश लेने वाले जो बच्चे होंगे, उनके अनुपात, एक तो कुल बच्चे होंगे और एक प्रवेश लेने वाले बच्चे होंगे। यानी आप ऐसे समझो कि देश में कुल बच्चे हैं स्कूली शिक्षा स्तर के, जैसे हर साल, जैसे आप मतलब एक फॉर एग्जांपल औसत के रूप में लेते हैं, जैसे 100 बच्चे हैं, मान लो एक वर्ष के लिए टोटल बच्चे हैं, उसमें टोटल बच्चे 100 है, लेकिन स्कूल में कितने जा रहे हैं, 90 बच्चे जा रहे हैं। तो ये कैसे रेशो होगा, तो ये रेशो होगा 90 + 10 वाला, 90 + 10 का रेशो अनुपात का रहेगा। इस प्रकार यह बताया जाएगा और इस प्रकार की व्यवस्था की गई है हमारी शिक्षा नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट पढ़ते हैं नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना। अब क्या है, क्योंकि सारे स्कूली शिक्षा तक बच्चों के जो 12th तक के लिए हैं, तो अब बच्चे क्या है बढ़ेंगे, इसके लिए विद्यालय भी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए नवीन शिक्षा केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। इसमें क्या है, शिक्षा से दूर रहे या रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा से मुख्य धारा में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है इस 2020 शिक्षा नीति के अंतर्गत। यानी जो 2 करोड़ बच्चे वंचित रह गए हैं शिक्षा के अंतर्गत, उनको दोबारा से शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा और नवीन केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही स्कूल के बुनियादी जो ढांचा है उसका विकास किया जाएगा और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना पे जोर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नए स्कूल की जो बुनियादी ढांचा है, जो उनमें रख रखाव है, जो इसके जो कमरे हैं, व्यवस्था है, उनको क्या, उनका जो टूट फूट है उनका विकास किया जाएगा। साथ ही केंद्र जो शिक्षा के लिए जो विद्यालय कम पड़े उनके लिए उनमें नए केंद्र भी बनाए जाएंगे। साथ में नेक्स्ट पढ़ते हैं स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव। अब जो स्कूल जो पाठ्यक्रम होगा उसमें भी क्या होगा, बदलाव किया जाएगा। किस प्रकार है बदलाव वो पढ़ते हैं। वीडियो हमारा लंबा जा रहा है, इसीलिए हमें इतना ही आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी रहेगा शिक्षा नीति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो यह जो टॉपिक है, ये स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव किस प्रकार किया जाएगा कि स्कूल पाठ्यक्रम अभी जो चल रहा है वो 10+2 के ढांचे के चल रहा है, यानी 10+2 यानी 12 तक है। पहले 10 तक है, उसके बाद अभी जो मार्कशीटें हैं उन जो हम डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं कहीं भी एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बैंक में लगाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, मूल निवास बनाते हैं या कहीं और लगाते हैं, तो 10th की मार्कशीट हमें उपयोगी मानते हैं, वहाँ 10th की मार्कशीट में लेते हैं। देखो मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रही हूँ। अभी मैंने जाति प्रमाण पत्र बनाया तो उसमें मैंने 12th की मार्कशीट लगा दी थी, लेकिन ई मित्र वाले भैया ने कहा कि आप मैम 12th की जगह आप 10th की मार्कशीट लगाओ, इसमें 10th की मार्कशीट चलेगी। उसके बाद मैं बैंक में मेरे खाते में जो थोड़ी सी मिस्टेक थी मीनिंग्स में, उसमें मैंने अपनी मार्कशीट 12th की लगाई थी, तो उसमें भी मेरी मार्कशीट रखी थी, 10th की मार्कशीट उसमें मांगी थी। तो ये मेरा अनुभव है दोस्तों। तो अभी तक 10th की मार्कशीट चलती थी, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हर जगह 12th की मार्कशीट चलेगी। क्यों? क्योंकि 12th स्तर तक क्या है, बोर्ड की 12th स्तर का जो बोर्ड का एग्जाम है वो अनिवार्य
कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो अब जो शिक्षा नीति बनाई गई है वो 10th+2 के ढांचे की जगह कौन सी लिया जाएगा, 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम ढांचा लागू किया जाएगा। 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा। किस प्रकार यह ढांचा होगा, जैसे 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, 3 से 8 वर्ष का जो बच्चा होगा वो क्या होगा, 5th क्लास तक पढ़ेगा। ठीक है, 5वीं क्लास तक का बच्चा एडमिशन ले पाएगा। उसके बाद 5वीं के बाद 6ठी 7वीं 8वीं में जो बच्चे होंगे वो 8 से 11 वर्ष के बच्चे होंगे। यहाँ 5 क्लास है, उसके बाद 3 क्लास, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसा ये नियम में रखा है। तो 3 से 8 वर्ष तक का जो बच्चा होगा वो तो 5th क्लास तक का होगा। उसके बाद +3 वाली क्लास में यानी 8वीं तक की जो क्लास होगी वो 8 से 11 वर्ष का बच्चा रखा जाएगा स्कूल पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग। उसके बाद 11 से 14 वर्ष तक का बच्चा +3 का पाठ्यक्रम रखा जाएगा, यानी 9th 10th 11th, इस प्रकार 12th तक का बच्चा। उसके बाद 14 से 18 वर्ष की उम्र तक के जो बच्चे होंगे वो क्या आगे 9th 12th ये 4th क्लास तक रखे जाएंगे। तो इस प्रकार ये पाठ्यक्रम जारी होगा। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, 2 साल तक तो फर्स्ट में क्या है आंगनवाड़ी में रखा जाएगा, 3 साल तक तो। उसके बाद 2 साल स्कूली शिक्षा पहली क्लास, उसके बाद दूसरी क्लास, सॉरी थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रही हूँ कि 5 साल तक का बच्चा होगा, किस प्रकार होगा, 5 साल का बच्चा ये आगे में पढ़ेंगे, लेकिन 3 साल तक तो वह आंगनवाड़ी के अंदर में शिक्षा ग्रहण करेगा अपनी मातृभाषा में। उसके बाद स्कूल में पहली और दूसरी क्लास को वो पढ़ेगा। उसके बाद में तीसरी चौथी 5वीं पढ़ेगा। उसके बाद 8-11 साल तक का बच्चा, फिर है ना 6ठी 7वीं 8वीं, 11 से 14 साल का बच्चा दिखा रखा है। उसके बाद में 14 से 18 साल का बच्चा क्या है 4 साल का उसका कोर्स होगा। तो इस प्रकार इसमें रखा जाएगा। नेक्स्ट हम वीडियो में लेके आएंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे और विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। और यह जो है इससे पहले क्या था, 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए यह अधिकार था, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत लिया गया था यह जो पाठ्यक्रम है, और यह अभी भी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत ही लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन किया जाएगा। तो आज के लिए हमारी क्लास कैसे लगी मित्रों बताना कमेंट बॉक्स में जाके। अगर कोई गलती हो शब्दों में तो नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार करेंगे, क्षमा करना। और अगले वीडियो में हम शिक्षा नीति से संबंधित और टॉपिक मोस्ट लेके आएंगे। और जो भी आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।